फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका स्वागत है। फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम लेकर आए हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 7 है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से हिंदी व्याकरण का। तो इनमें से कौन सा वन स्वर है फ्रेंड? तो इसमें जो आपका स्वर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और ऊपर से इसका ए आंसर भी है फ्रेंड। तो ए हो जाएगा स्वर 1। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित हिंदी शब्दकोश के अनुसार संताल सकल संचाल सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार आपको जो है इसको अरेंज करना है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर है सताल, सकाल और साक्षम और सचाल। ये आपका आंसर जो है डी हो जाएगा इसका सही। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है फ्रेंड? तो विराम चिन्ह का जो प्रकार नहीं है वो है आपका उपदेशक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उपदेशक जो है दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो बनता है फ्रेंड सकार। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो एक इसमें पुल्लिंग दिया गया है, तो उसको आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द जो है पानी है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इन वाक्यों में कौन सा कारक है फ्रेंड? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो ये कौन सा का मतलब कि वाक्य है? तो ये आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कारण है। ऑप्शन जो है किससे जा रहे हैं? बच्चे जो है बस से जा रहे हैं, तो से किसका है? कारण से। तो से कारण से हो जाएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि जो है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निरंतर जो है फ्रेंड आपका एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखेंगे, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो जिन समस्त शब्दों का पहला शब्द संख्यावाची हो, उस समुदाय का बोध होता हो तो उसे हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड? तो द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट देखेंगे, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी जो है फ्रेंड आपका क्रिया जो दिया गया है वो है आपका योजक क्रिया। तो चूड़ी अच्छी थी में जो आपका जो क्रिया है वो योजक क्रिया है फ्रेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी है? तो प्रतिष्ठा और जल चमक जो है एक जो शब्द अनेकार्थी है वो है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वजाति का विलोम होता है फ्रेंड। तो स्वजाति का जो विलोम होता है वो होता है आपका विजाति। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, विजाति। नेक्स्ट देखेंगे, राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो राजा का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राघव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सिर से जब पानी गुजर जाना जो होता है उसका जो होगा आपका सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है फ्रेंड? तो निम्नलिखित में से जो तत्सम है वो शब्द है आपका ऑप्शन नंबर डी, विस्मय जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य हो उसके बारे में आपको बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। तो ये जो आपका शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो कृष्ण ने, तो कौन सा कारक है? तो ये आपका कर्ता कारक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो रुकावट जो है फ्रेंड वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है रुकावट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे जो है जो शब्द है वो क्या है फ्रेंड? तो वो एक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका आंसर, क्रिया विशेषण ऑप्शन बी। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध्र का शब्द का तद्भव रूप है फ्रेंड, तो वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वो साध्वी होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो अशुद्ध वाला शब्द है उसको आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है क्या है अशुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? तो घोड़दौड़ जो बना है कौन कौन से पदों के मेल से बना है फ्रेंड? तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा घोड़ प्लस दौड़, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में जो समास है वो कौन सा समास है फ्रेंड? तो द्विगु समास है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है फ्रेंड? तो खेलना खिलवाना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। केसरी जो है किसके लिए उपयुक्त होता है फ्रेंड? तो केसरी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सिंह के लिए किया जाता है। सिंह केसरी से आप याद रख सकते हैं कि पान मसाला होता है सिंह केसरी, तो इससे आप जो है याद कर सकते हैं सिंह का होता है केसरी पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है फ्रेंड? तो धरती का जो समानार्थक शब्द है वो कौन सा है आपका? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंचला जो है फ्रेंड आपका जो है धरती का समानार्थक शब्द है आंचला। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्ल का विलोम है, शुक्ल का जो विलोम है फ्रेंड वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है आपका डी हो जाएगा अमावस्या। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द चार विकल्पों से चुनना है, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है फ्रेंड। तो जो है परस्पर इस पर चुनना है आपको, तो एक इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा न्यायाश्रित हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न में दिए गए प्रत्येक चार विकल्पों में से असंगत विमेल शब्द का चयन करें। तो इसमें जो गलत शब्द दिया गया है वो कौन सा है आपको बताना है, तो ऑप्शन बी जो है त्वचा हो जाएगा इसका। पाप काटना मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड, तो पाप काटना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? पश्चात करना, मतलब पश्चात पूरा होना, ऑप्शन जो है पाप काटना का इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए इसमें आपको कुछ गद्यांश दिया गया है,
कुछ लाख वर्षों की ही बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मनुष्य जैसे उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। इन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढोले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वनारी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डी के भी हथियार बनाए। हड्डी के इन हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राज्य का वज्र, जो कि दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने अब धातु के हथियार बनाए। उसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वे विजय हुए। देवताओं के राजा का जो तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजय हुए, फिर भी इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, असुर हरे, राक्षस हरे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतली पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसोटा है वह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य का एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। लाखों वर्ष पहले मनुष्य को नाखून की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह इनसे क्या करता था फ्रेंड, तो वो नाखून से जो कार्य करता था ना, तो अपने विरोधियों को पछाड़ सकता था वो अपने नाखून के बल पे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे उनके क्या, तो आरंभ में जब स्टार्टिंग था, जब मनुष्य लोग मानव जो थे वो आदि मानव थे, तो वो लोग क्या यूज करते थे फ्रेंड, तो वो लोग अपना नाखून का यूज करते थे ज़्यादा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा हर काम में। आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे उसके, तो आरंभ में क्या थे मनुष्य के जो अस्त्र थे, तो उस समय जो उसका अस्त्र हुआ करता पत्थरों के ढेर और वृक्षों की डाले जो है फ्रेंड, उसका आदि मानव का वस्त्र हुआ करता था, अस्त्र हुआ करता था। असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास क्या था, तो असुरों से देवता क्यों जीते थे फ्रेंड, उनके पास क्या था जिसलिए वो जीत गए, तो उनके पास वज्र था। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आंसर, वज्र। नखधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है, तो नखधर मनुष्य को जो आज सबसे अधिक विश्वास है वो किस चीज़ पर विश्वास है फ्रेंड, तो वो अपने बमों पर विश्वास करते हैं। तो किस पे करते हैं, तो बम, डी हो जाएगा सर। एक और कदम दिया गया, सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी चार दीवारियों के पास लगाया करता था, इनमें एक शीर्ष भी था। अशोक, अरिष्ट, पन्नाग और शीर्ष भी था। अशोक, अरिष्ट, पन्नाग और शीर्ष के छायादार और घन मसून हरितिमा से परिस्थित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर लगती होगी। वात्स्यायन के काम सूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि वाकुल के पेड़ में ऐसे फूलों को लगा देना चाहते थे, तथापि शीर्ष क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, परंतु इसमें
झूलने वालियों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते हैं। मैं तंदुल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। प्राचीन भारत के रईसों की वाटिका को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष था फ्रेंड। तो प्राचीन काल में जो रईस लोग रहता था, वो लोग का जो गार्डन हुआ करता था उसमें क्या जो है शोभता था फ्रेंड, अच्छा दिखता था, तो वो था आपका सीरिस का पेड़ जो है। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरिस के वृक्ष की विशेषता थी, तो सीरिस के जो पेड़ की जो विशेषता थी वो थी हरी तीमा, घना और छायादार होना, घन मशूनता जो है फ्रेंड, ये तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, पुराने कवियों ने जिस वृक्ष पर झूला डाले जाने का वर्णन किया है वो है, तो वो जो झूला डालने के लिए पुराने कवियों ने कहा है तो वो क्या था फ्रेंड, तो वो है आपका, एक सेकेंड फ्रेंड, तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका बी, वाकुल का कवियों ने कहा है। वृक्षों में सर्वाधिक कमजोर डाल वाला है, तो सबसे जो कमजोर डाल वाला है वो कौन सा पेड़ है फ्रेंड, तो वो है आपका सीरिस का पेड़, कमजोर डाल का होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोहे के पेड़ का झूला डलवाने की आवश्यकता किसके लिए होगी, वे है, तो लोहे का पेड़ डलवाने की आवश्यकता किसके लिए थी फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक सेकेंड डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ए होगा, तंदुल नरपति ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फिर एक गद्यांश दिया गया है। धन लोभ ने मानव भाव को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है वही देवता समरूप है। उसका अंत करना कितना ही काला क्यों ना हो। साहित्य, संगीत और कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इनमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर हकीम है कि वह बिना लंबी फीस लिए बात नहीं करता। वकील और बैरिस्टर है कि वह मिनटों को असरफियों से तौलता है। गुण और योग्यता की सफलता उसके आर्थिक मूल्य के हिसाब से मानी जा रही है। मौलवी साहब और पंडितों जी भी पैसे वालों के बिना पैसे का गुलाम है। अखबार उन्हीं का राग अलापाते हैं। इस पैसे ने आदमी के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा जमा लिया है कि उसके राज पर किसी और के भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। वह दया और स्नेह, सच्चाई और सौजन्य का पुतला मनुष्य दया ममता शून्य दंड यंत्र बनकर रह गया है। इसी महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं जिन पर आज समाज की व्यवस्था चल रही है। इनमें से एक यह है कि समय ही धन है। पहले समय जीवन था और उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या कला का अर्जन अथवा दीन दुखियों जनों की सहायता था। अब उनका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है। डॉक्टर साहब हाथ मरीज की नब्ज पर रखते हैं और निगाहें घड़ी की सुई पर। उनका एक एक मिनट एक एक असरफी है। तो इस गद्यांश में प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है कि क्या बारे में ये गद्यांश में कहा गया है फ्रेंड। तो इसमें जो आपको कहा गया है वो सिर्फ धन से रिलेटेड बातें कही गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समय ही धन है। तो क्या कहा गया है, मतलब समय ही धन है फ्रेंड, मतलब आपको सिर्फ धन से ही मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, वो कहा गया है। इसमें धन की दहली का आशय है, तो धन की जो दहली का जो आशय है फ्रेंड वो है धन के द्वारा निर्मित दहली। तो धन से ही हमेशा धनपति होते रहते हैं।
तो यहाँ पे सब बस पैसे की भरमार है, पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो वही बात कही गई है इसमें कि आजकल जो है सब दिन दुखियों का ध्यान नहीं रखते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, बस अपने ही पैसे के चक्कर में रहते हैं और कमाने के लिए किसी तरह से कितना ज़्यादा पैसा कमा लें। तो ये बातें सही कही गई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समय ही धन है, यह वाक्य आधार है। बात तो सही है फ्रेंड, समय का मोल बहुत ज़्यादा है, तो समय पर सब चीज़ अच्छे लगते हैं। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, समय ही धन है, यह वाक्य है आधार है। किस चीज़ का आधार है फ्रेंड? तो समांती सभ्यता का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, समाज के लिए महाजनी सभ्यता की भूमिका है। तो समाज के लिए जो महाजनी सब की भूमिका है फ्रेंड, वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महाजनी सभ्यता में सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार होता है। तो महाजनी सभ्यता में जो सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार होता है वो क्या होता है फ्रेंड? तो ये होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, धन दौलत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश दिया गया है, शिक्षक को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने शिक्षकों के वेतनों मानों में पर्याप्त सुधार किए हैं, अनेक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की है, इसलिए वे अब यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि उन्हें आजीविका की चिंता में छात्रों के हित को सोचने का अवसर नहीं मिल पाता। यदि उन्हें समाज में सम्मान पाना है, छात्रों की श्रद्धा पानी है, तो प्राचीन गुरुकुल पद्धति से कुछ गुण ग्रहण करने होंगे। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है जहाँ हमेशा लाभ पर दृष्टि टिकी रहती है, यह तो धर्म क्षेत्र है। विश्व, देश, समाज और जन जन का उत्थान शिक्षकों पर निर्भर रहता है। नई पीढ़ी को शिक्षक जिस मार्ग पर चलाना चाहेंगे उसी राह पर वे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो वे नहीं चलेंगे, भटकाएंगे तो भटक जाएंगे, उठाएंगे तो उठेंगे। छात्र तो क्वेरी के कोमल फूल होते हैं और शिक्षक उसके माली। यदि समय पर उन्हें खाद पानी देंगे तो वे खिलेंगे नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। शिक्षक को ताप, त्याग, निस्वार्थ भावना आदि सद्गुणों का महत्व समझना होगा। जब शिक्षक इन गुणों को अपने भीतर विकसित करेंगे तभी वे अपने छात्रों को इन गुणों को थाती के रूप में सौंप सकेंगे। शिक्षक छात्र संबंध में मधुरता केवल शिक्षक और छात्र को ही संतोष नहीं देगी, उसके परिवार और आसपास को भी प्रभावित करेगी। स्वस्थ मन के नागरिक उत्पन्न करने के लिए शिक्षक छात्र संबंधों का स्वस्थ होना आवश्यक है। प्रस्तुत अवतरण का सर्वाधिक उपयोग शीर्षक है, तो इसमें जो शीर्षक बताया गया है वो है शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। तो शिक्षक का जो मुख्य कर्तव्य क्या है फ्रेंड? तो छात्रों का चारित्रिक विकास करना जो है शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर। छात्रों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षक का क्या है? तो छात्रों को जो शिक्षा प्रदान करना जो शिक्षक के लिए है फ्रेंड, वो है आपका धर्म है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है जब वह क्या करेंगे तो बनेंगे, तो ये जो है अपने अंदर सद्गुणों की शिक्षा दें। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, शिक्षक की मुख्य चिंता होनी चाहिए। तो शिक्षक की जो मुख्य चिंता है क्या होनी चाहिए फ्रेंड? तो समुचित शिक्षा के द्वारा छात्रों को अधिकाधिक हित साधन, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश एक देखेंगे,
बहादुर शाह की विदा की सवारी दिल्ली से निकल रही थी। सड़क पर अपार भीड़ थी। दिल्ली से गलियों और कूचे सूने हो गए थे। लाखों आंखें सम्राट के मुख पर जमी हुई थी। एक एक कर आंखों से आंसू की धारा बही चली जा रही थी। साहसों आंखों के आंसू बहादुर शाह की एक एक आंखों में भरे थे। उनकी धूल धूसरित मुख पर खींची हुई वेदना की काली लहरें चारों ओर शोक का प्लेग बरसा रही थी। दिल्ली रो रही थी, दिल्ली के लोग रो रहे थे और बहादुर शाह उजड़ी राजधानी का बंदी बादशाह सदा के लिए चला जा रहा था, अपने देश से दूर जहां उसका अपना कोई ना था। दिल्ली से रंगून ले जाकर वह तंग और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वह दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाया करता था। ना वह किसी से बोलता था और ना उससे कोई बोलता था। तो इसमें दिल्ली की गलियां कूचे इसलिए खाली हो गए थे क्योंकि क्यों खाली हो गए थे दिल्ली की गलियां? बहादुर शाह को देखने लोग सड़क पर आ गए थे, इसलिए जो है खाली हो गए थे। नेक्स्ट देखें, सड़क पर लोगों ने देखा और देखते ही रह गए। तो क्या देखते ही रह गए थे फ्रेंड? तो ये बादशाह की सवारी देखते ही रह गए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। दिल्ली के लोग रो रहे थे, तो दिल्ली के लोग क्यों रो रहे थे? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। बहादुर शाह का पीला मुख देखकर जो है दिल्ली का जो लोग है वो रो रहे थे फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, बहादुर शाह की अंतिम परिणति थी। तो बहादुर शाह की जो अंतिम परिणति थी वो क्या थी? तो ये थी, वह ना किसी से बोलता था, ना किसी से मतलब ना उससे कोई बोलता था। ये जो था ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक डांस दिया गया है। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था, अलगू धनवान। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी और निसंतान थी, पर थी मिल्कियत वाली। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नजर न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने समझाया कि वह जब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की, जुम्मन चुप रहा। तब मौसी का माथा ठनका। उसने जुम्मन को पंचायत की धमकी दी। बूढ़ी मौसी हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव पंचों के पास दौड़ती रही। सबके सामने उसने अपना दुख के आंसू बहाए। अलगू इस झगड़े से अलग रहना चाहता था और बूढ़ी मौसी उसके बीच घसीटाना चाहती थी। अलगू ने मौसी से कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। मौसी ने कहा, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? इस ललकार को सुनकर अलगू के भीतर सोया हुआ मर्दांगी जग पड़ा। उसने पंचायत में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। प्रश्न यह उठा कि पंच किसे बंधा जाए। जुम्मन ने इस प्रश्न का निपटारा मौसी के हाथ ही छोड़ दिया। मौसी ने अलगू को 5 बंदा लोगों ने समझाया। अब जुम्मन की विजय निश्चय है। अलगू जुम्मन का मित्र है, उसका फैसला जुम्मन के पक्ष में होगा। पर सरपंच पद पर बैठते ही अलगू का उत्तरदायित्व ज्ञान जग पड़ा। वह भूल गया कि जुम्मन उसका दोस्त है। उसने सत्य और न्याय का पक्ष लिया। उसका फैसला बूढ़ी मौसी के पक्ष में हुआ। उसने फैसला किया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। तो किसकी मौसी विधवा थी?
तो किसकी मौसी विधवा थी फ्रेंड? तो ये थी जुम्मन शेख की मौसी जो थी विधवा थी। ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत में सम्मिलित होने की स्वीकृति किसने दी थी? तो पंचायत में जो सम्मिलित होने की स्वीकृति दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी अलगू ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख डैश और एक डैश रहते थे। तो क्या रहते थे फ्रेंड? तो ये दोनों जो थे अलगू और जुम्मन शेख, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 मित्र थे, एक गांव में थे, एक ही गांव में थे, मतलब ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चित रूप से क्या सत्य है? तो इसमें जो सत्य दिया गया है वो मौसी मिल्कियत वाली थी। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, ये किसने कहा था? तो मौसी ने कहा था। ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। जुम्मन डैश था, अलगू डैश था। तो क्या था, मतलब जुम्मन क्या था और अलगू क्या था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षित था जुम्मन और अलगू जो था धनवान था। एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ इसका जो आंसर हो जाएगा जुम्मन जो शिक्षित था, अलगू जो था धनवान था। तो इसका जो आंसर हो गया आपका डी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर ले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर।